Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic concept of sea floor spreading of class 11 geography chapter number 4. So अभी तक हम इस टॉपिक के बारे में काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं बट प्रॉपर डिस्कशन अभी नहीं किया, मतलब जो दूसरे टॉपिक्स थे उनको समझने के लिए हमने इसकी डिस्कशन की थी, बट अभी इस वीडियो में इस ही पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. As mentioned above, the post-drift studies provided considerable information that was not available at the time Wegener put forth his concept of continental drift. तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी स्टडीज हुई उनमें वो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चला जो कि वेगनर के टाइम पे अवेलेबल नहीं थी. मतलब जब वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी तो उस टाइम तक हमें ओशन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, जिस वजह से वेगनर की जो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसको प्रूव करने में, मतलब उसकी जो फोर्सेस हैं उनको प्रूव करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि वेगनर ने जो फोर्सेस बताई थी टाइडल फोर्स एंड पोलर फ्लिंग फोर्स, वो सही नहीं थी. तो उसके बाद अब ये तो प्रूव करना है, मतलब जब इस बात पे सब एग्री करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, अब रीजन जो है लोग ढूंढ रहे थे कि क्यों मूव करते हैं. तो रीजन में जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में ओशंस की स्टडी हुई, उन स्टडीज ने इस रीजन को ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प की. Particularly, the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rock from oceanic region reveal the following facts. तो जब ओशन फ्लोर की स्टडी की, पेलियोमैग्नेटिक स्टडीज हुई, मतलब कि जब रॉक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जब उनकी स्टडीज हुई, तो उससे काफी कुछ पता चला. तो क्या क्या चीजें पता चली वो यहाँ पे दी हुई है. It was realized that all along the mid-oceanic ridges, volcanic eruptions are common and they bring huge amounts of lava to the surface in this area. तो सबसे पहले तो ओशन फ्लोर पे क्या देखा कि मिड ओशनिक रिजेस है, मतलब कि ओशन के बीच में क्या है, माउंटेन रेंजेस है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है. इन रिजेस में वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा है, एंड वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में लावा जो है वो धरती के अंदर से बाहर आएगा. तो सबसे पहली चीज क्या नोटिस की गई, मिड ओशनिक रिजेस में क्या है, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है एंड इसकी वजह से ओशन फ्लोर पे बहुत ज्यादा लावा आ रहा है. The rocks equidistant on either sides of the crest of mid-oceanic ridges show how remarkable similarities in terms of period of formation, chemical compositions and magnetic properties. तो क्या देखा कि जो ये मिड ओशनिक रिजेस हैं, इनके दोनों, जैसे ये बीच में मिड ओशनिक रिजेस है, ये माउंटेन रेंजेस हैं ओशन के अंदर, तो इसके दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से भी जितने डिस्टेंस देख रहे हैं उतना ही यहाँ से देख रहे हैं. तो जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों तरफ से, मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ देखा तो जो रॉक्स थी वो बहुत ज्यादा सिमिलर थी. मतलब अगर हम यहाँ पे 10 किलोमीटर देख रहे हैं एंड इस तरफ भी 10 किलोमीटर देख रहे हैं, तो दोनों तरफ 10 किलोमीटर के एरिया में जिस तरीके की रॉक्स मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं. उनके एज में, मतलब जो टाइम पीरियड है इन रॉक्स का सिमिलर है, इनकी फॉर्मेशन सिमिलर है, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं. मान लो फिर 10 किलोमीटर से फिर आगे 20 किलोमीटर तक देखें, तो अब यहाँ पे 20 किलोमीटर वाली जो रॉक्स हैं वो अलग हैं दोनों ही तरफ, मतलब वो 10 किलोमीटर वाली रॉक से थोड़ी अलग हैं, बट दोनों तरफ देखोगे तो ये 20 किलोमीटर यहाँ पे एंड 20 किलोमीटर यहाँ पे जो रॉक्स मिल रही हैं वो काफी सिमिलर हैं. The rocks closer to the mid-oceanic ridges have normal polarity and are the youngest. अब जो रॉक्स मिड ओशनिक रिजेस से सबसे क्लोज हैं, सबसे पास हैं, उनमें क्या देखा गया कि उन रॉक्स की जो पोलैरिटी है वो नॉर्मल है. पोलैरिटी का मतलब होता है रॉक्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी ओरिएंटेशन किस तरफ है, मतलब कि जैसे ये रॉक है, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी, क्या उनका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मैच खाता है. मतलब अगर रॉक में जो मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसका नॉर्थ ऊपर है एंड साउथ नीचे है, एंड हमारे जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, जो उसका नॉर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ साउथ में है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो साउथ में है एंड अर्थ का मैग्नेटिक साउथ जो है वो अर्थ के नॉर्थ में है. तो अगर ये कंडीशन होगी तो क्या बोला जाएगा, रिवर्स्ड पोलैरिटी. मतलब कि जो इस रॉक का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है. बट अगर इसमें जो रॉक है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है कि उसके रॉक के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जो है वो नीचे है एंड साउथ जो है वो ऊपर है, तो ये अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मैच खा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
नॉर्मल पोलैरिटी। तो ये जो रॉक्स हैं जो बनी थी जब अर्थ में से लावा बाहर निकला था, तो उसमें जब वो लावा ठंडा हो गया, रॉक्स बनी, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, अगर उसको स्टडी करेंगे उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, तो वो हमें बताएगा कि उस टाइम पे जब ये रॉक्स बनी थी तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का था, क्या उसकी ओरिएंटेशन थी। तो जो रॉक्स क्लोजर हैं ओशनिक रिजेस के, जो रॉक्स ओशनिक रिजेस के सबसे पास में हैं, उनकी पोलैरिटी नॉर्मल है, मतलब कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से मैच खाती है, उसके साथ अलाइन होती हैं। एंड ये जो रॉक्स हैं वो यंगेस्ट हैं। रिजेस के पास वाली जो रॉक्स हैं वो सबसे कम एज की हैं, सबसे नई हैं। As one moves away from the crust, the ages of rocks increases. अब जैसे जैसे कोई पर्सन इस रिज से दूर जाता जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो एज जो है वो रॉक की बढ़ेगी। मतलब कि रिजेस के सबसे पास में अगर देखा हमने, जैसे वही 10 किलोमीटर तक अगर देखा, तो हमने देखा कि मान लो 100 मिलियन साल पुरानी रॉक्स हैं। बट फिर अगर हम 10 किलोमीटर से आगे गए, लेट्स से 10 किलोमीटर से आगे गए, तो अब रॉक्स की एज बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे 200 मिलियन साल पुरानी रॉक्स जो है वो मिलने लगेंगी। तो जैसे जैसे रिजेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे रॉक्स की एजेस बढ़ रही है। तो ये रिसर्चर्स को मिला। द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अब एक और चीज देखी कि जो ओशन क्रस्ट पे रॉक्स हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा यंग हैं। मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो रॉक्स हैं वो 3200 मिलियन ईयर्स भी पुरानी, मतलब 3.2 बिलियन ईयर्स पुरानी भी हैं कॉन्टिनेंट्स पे। बट ओशियन पे जो लगभग ओल्डेस्ट रॉक मिली है वो 200 मिलियन ईयर्स पुरानी ही है, मतलब कि वो 1 बिलियन साल पुरानी भी नहीं है। तो ओशियनिक क्रस्ट पे जो रॉक्स हैं वो काफी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं ज्यादा से ज्यादा। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी है, वो 3200 मिलियन साल पुरानी भी है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है वो है द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। तो जो सेडिमेंट्स का लेयर है ओशन फ्लोर पे वो क्या है, बहुत ही ज्यादा थिन है। जैसे हमने रॉक्स पढ़ी हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, इस तरीके से जैसे ये एक लेयर है, इसमें सेडिमेंट्स जो है वो जमा होंगे, सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा, एंड ये सेडिमेंट्स जो है वो सॉलिडिफाई होकर क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी। तो यहाँ पे ओशन फ्लोर पे जो सेडिमेंट्स का लेयर है ये बहुत ही ज्यादा थिन है। कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे तो सेडिमेंट का लेयर काफी बड़ा होता है, बट ओशनिक फ्लोर पे जो सेडिमेंट का लेयर है वो अनएक्सपेक्टेडली थिन था। मतलब कि रिसर्चर्स को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ओशन फ्लोर पे इतने पतले लेयर्स मिलेंगे सेडिमेंट्स के। Scientists were expecting, if the ocean floors were as old as continents, to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि अगर ओशन फ्लोर जो है वो उतने ही पुराने हैं जितने की कॉन्टिनेंट, तो ओशन फ्लोर पे भी जो सेडिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा थिक होने चाहिए थे। मतलब सेडिमेंट का जो लेयर है वो काफी ज्यादा थिक होना चाहिए था एंड काफी ज्यादा पुराने रॉक्स का होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। However, nowhere was the sediment column found to be older than 200 million years. But जब साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया तो ओशन फ्लोर पे जो सेडिमेंट्स हैं वो 200 मिलियन से ज्यादा पुराने हैं ही नहीं। मतलब जो सेडिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन साल पुराना है। The deep trenches have deep-seated earthquakes occurrences, while in the mid-oceanic ridge areas, the quake foci have shallow depths. तो जो डीप ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस मतलब जहां पे ओशन क्रस्ट प्लस दूसरी जो क्रस्ट है, या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर दूसरी ओशनिक क्रस्ट है, जहां पे ये दोनों कन्वर्ज हो रही हैं। तो क्रस्ट में क्या होगा, ये मतलब ट्रेंचेस में डीप सीटेड अर्थक्वेक है। मतलब कि जो अर्थक्वेक है उसका फोकस अर्थ में काफी डीप है, काफी गहराई पे है। सरफेस से अगर हम देखेंगे तो जो अर्थक्वेक का फोकस है वो बहुत ज्यादा डीप में है। बट जो मिड ओशनिक रिजेस हैं उनमें अर्थक्वेक का जो फोकस है वो शैलो डेप्थ पे है, मतलब वो बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं है, सरफेस के थोड़ा पास ही में है। These facts and detailed analysis of magnetic properties of the rock on either sides of the mid-oceanic ridge led Hess in 1961 to propose his hypothesis. अब जब इस तरीके से पूरा ओशन फ्लोर का एनालिसिस किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्टडी जो रॉक्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, तो उससे क्या हुआ, 1961 में हेस ने अपनी एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, एक हाइपोथेसिस दी जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या हाइपोथेसिस।
Hess argued that constant eruptions at crust of oceanic ridge cause the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it. तो हेस क्या बोलते हैं कि नीचे मतलब ये जो ओशन फ्लोर पे इस तरीके से मिड ओशनिक क्रस्ट है, मतलब कि ये जो पहाड़ बने हुए हैं इनमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इनके बीच से, इनके क्रस्ट से, इसके टॉप से लावा जो है कंटिन्यूअसली निकल रहा है। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी काफी डिटेल में डिस्कस की थी। तो यहाँ से जो कंटिन्यूअसली लावा जो है वो निकल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो क्रस्ट है वो और ज्यादा टूट रही है, इसमें रप्चर हो रहा है, ये और ज्यादा टूट रही है। मतलब जितना ज्यादा लावा नीचे से निकलेगा वो और ज्यादा इन प्लेट्स को एक दूसरे से दूर मूव करेगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये ओशन फ्लोर है, इस ओशन फ्लोर में नीचे क्या है, क्रैक आ रखा है। क्योंकि क्यों क्रैक है, नीचे कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो इस तरीके से चल रही हैं, ऐसे ये इन दोनों को, इन दो क्रस्ट को एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, नीचे का ये जो लावा है, मैग्मा है, वो नीचे का मैग्मा लावा की तरह बाहर आएगा। अब नीचे के करंट्स जो है वो कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एंड जैसे जैसे ये लावा और निकलेगा, ये रॉक्स को और ज्यादा एक दूसरे से दूर पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नया लावा जो है वो सरफेस पे आ रहा है एंड पुरानी ये जो प्लेट है वो दूर जाती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। मतलब कि मान लो पहले जो है रॉक्स इस तरीके की थी, जो फर्स्ट फिगर में है इस तरीके की रॉक्स थी, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, कंटिन्यूअसली जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाती गई, और हुआ क्या कि ये जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे इतनी दूर चली गई। अब इतनी दूर अगर जाएंगी तो क्या होगा, नीचे का जो लावा है वो ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पे नया एक तरीके से जो लावा है वो ठंडा होके नई रॉक्स बनाएगा। तो देखो पहले इन रॉक्स में कितना डिस्टेंस था, पहले इन दोनों रॉक्स के बीच में इतना डिस्टेंस था, ये वाला। बट ये जैसे जैसे दूर जाती गई तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है ये बढ़ता गया। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, लावा जो है वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा, इसमें लावा जो है वो आ जाएगा। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या हो रहा है, पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन ईदर साइड। ये जो लावा है वो क्रस्ट को दोनों तरफ से पुश कर रहा है बाहर की तरफ, एंड पूरे फ्लोर पे लावा स्प्रेड हो जा रहा है। तो इस तरीके से ओशन फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, एक तरीके से बढ़ रहा है, फैल रहा है। The younger age of the oceanic crust, as well as the fact that spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other, made Hess think about the consumption of the oceanic crust. तो हो क्या रहा था कि जो हेस हैं उन्होंने ये चीज नोटिस की कि जो ओशनिक रिजेस हैं उनमें से लगातार इरप्शन हो रहा है, एंड प्लेट्स एक दूसरे से मूव हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एंड उसके बीच में लावा जो है वो आ रहा है। तो हेस ने क्या देखा कि एक तरफ तो ये बीच में लावा जो है वो प्लेट्स को दूर कर रहा है, बट इसकी वजह से कोई दूसरा जो ओशन है उसका भी श्रिंकेज नहीं हो रहा है। तो ये सारे ओशंस जो है वो कनेक्टेड हैं। तो मान लो ये दो ओशंस हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे भी एक ओशन में मिड ओशनिक रिजेस जो है वो बनी हुई है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लावा बाहर निकल रहा है, एंड जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एंड यहाँ पे भी जो लावा है इस वाले ओशन में भी लेट से बाहर निकल रहा है, और ये प्लेट्स इस ओशन में कुछ इस तरीके से बीच में रप्चर हो रखा है। तो मतलब दोनों ओशंस में बीच में रिजेस हैं। अब यहाँ पे अगर एक ओशन फैल रहा है, एक ओशन अगर बड़ा हो रहा है, तो दूसरे ओशन पे असर क्यों नहीं पड़ रहा। या फिर अगर साइड में ओशन है, ये साइड में ओशन है एंड यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, अगर ओशन अपने आप को फैला रहा है तो कॉन्टिनेंट छोटा क्यों नहीं हो रहा, कॉन्टिनेंट खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर कंटिन्यूअसली मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो ओशन फ्लोर है उसमें लावा इरप्ट हो रहा है, उसमें क्रस्ट जो एक दूसरे से दूर जा रही है, एंड कंटिन्यूअसली ये स्प्रेड हो रहा है, तो अगर इसकी प्लेट दूर जा रही है तो ये दूसरी प्लेट पे असर क्यों नहीं डाल रही, दूसरी प्लेट जो है इसकी वजह से छोटी क्यों नहीं हो रही। जैसे आप इधर पे देखोगे जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में ये रिज है, यहाँ पे ये रिज है, ये ओशनिक क्रस्ट जो है वो बीच से दूर जा रही है एक दूसरे से, एंड यहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ये पूरी क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके साइज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, आसपास वाले जो ओशंस है उनके साइज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बट लगातार बीच में ये ओशन फ्लोर जो है वो स्प्रेड होता जा रहा है। तो इससे हेस ने क्या निकाला कि
ओशन क्रस्ट की जो है वो कंजम्पशन हो रही है, ओशन क्रस्ट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। कैसे कंज्यूम हो रहा है कि वो बीच से तो दूर जा रहा है, बीच से ये जो सेंटर है यहाँ से क्रैक है, फॉल्ट है इसमें, और ये एक दूसरे से दूर जो है प्लेट्स जा रही हैं। बट जैसे ही ये प्लेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकरा रही है या दूसरी क्रस्ट से टकरा रही है, तो क्या हो रहा है, ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये अंदर चली जा रही है, एंड यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो एज इट इज है। मतलब कि ये जितना बीच से दूर जा रही है उतना ही ये एंड से, इसके एज से, यहाँ से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जा रही है। तो जितना यहाँ से आगे बढ़ी उतना ही यहाँ पे आगे नीचे चली गई। तो इस वजह से जो साइज है ओशंस का वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो ये ओशन क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रही है, इसी फिनोमेना को क्या बोला है कि यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट कंज्यूम्ड हो रही है, क्योंकि ये नीचे जाएगी। ये जैसे जैसे नीचे जाएगी, यहाँ पे देखो ये एस्थेनोस्फेयर है पूरा। एस्थेनोस्फेयर में क्या है, पूरी मेंटल जो मॉल्टन रॉक है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो ऊपर से ये जो ओशियनिक क्रस्ट आएगी, ये पहले तो सॉलिड होगी, बट जैसे ही ये एस्थेनोस्फेयर में जाएगी तो ये भी गल जाएगी, ये भी मेल्ट हो जाएगी और एस्थेनोस्फेयर का ही पार्ट यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ से जो रॉक्स हैं, मतलब ये जो क्रस्ट है ये दूर जाती जा रही है और यहाँ पे अंदर जाएगी, और अंदर जाके ये पिघल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट का कंजम्पशन। ही फर्दर मेंटेन दैट ओशन फ्लोर दैट गेट्स पुश्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस एट द क्रस्ट sinks down at the oceanic trenches and gets consumed। तो क्या बोला है इसने कि जो ओशन फ्लोर है जो कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से एक दूसरे से दूर जा रहा है, पुश हो रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे ट्रेंचेस पे। ट्रेंचेस क्या है, जहाँ पे ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आके मिल रहे हैं। तो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के अंदर जाएगी तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंच। तो ट्रेंच में जाके जो ओशनिक प्लेट है वो क्या करेगी, वो कंज्यूम हो जाएगी नीचे। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस फिगर, ये 4.3 में। अब इस फिगर में आप देखोगे तो बीच में तो ओशनिक जो रिज है वहां पे तो वॉल्केनिक इरप्शन हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ साइड में भी आपको यहाँ बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस दिखाए हुए हैं। यहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो इस पिक्चर में देखोगे तो काफी सारी चीजें एक साथ दिखाई हुई हैं। सबसे पहले तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे एस्थेनोस्फेयर था ये पूरा, इससे क्या हुआ, करंट इसमें कैसे चलेगा, यहाँ पे जो करंट है कन्वेक्शन करंट वो इस तरीके से चलेगा क्लॉकवाइज, एंड यहाँ से ये वाला मतलब लेफ्ट तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंड राइट वाला जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। इससे क्या होगा, ये जो प्लेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो बीच से ये जा रही हैं दूर, और यहाँ से साइड से ये अंदर चली जा रही है। अगर यहाँ पे इसको मैं वापस से दिखाऊं, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मान लो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एंड यहाँ से ओशनिक क्रस्ट जो है वो इसके नीचे जा रही है इस तरीके से, ये ओशनिक क्रस्ट है। तो बीच में ये वाला जो पॉइंट बना, ये जो शेप बनी, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंच। ये बहुत ज्यादा डीप जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि इस तरीके से कन्वर्जिंग प्लेट्स के मार्जिन पे बनते हैं। ये दोनों प्लेट्स क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, इस पॉइंट पे ट्रेंचेस मिलेंगी, ये ट्रेंच है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये ट्रेंच है। अब इसके बाउंड्री पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे वॉल्केनिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये ओशनिक क्रस्ट अंदर जाएगी एस्थेनोस्फेयर में और ये मेल्ट करेगी, एंड इसमें क्या होगा, इसमें जो रॉक्स हैं वो जब मेल्ट करेंगे तो काफी सारा वाटर वेपर जो है वो भी बनेगा। तो यहाँ पे मतलब, और ऊपर से जो ओशनिक क्रस्ट है उसके क्रस्ट के साथ साथ पानी भी कुछ अंदर जाएगा। तो जब पानी अंदर जाएगा और नीचे बहुत ज्यादा हीट की वजह से क्या होगा, वो वेपराइज्ड होगा, तो ऊपर प्रेशर बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे नीचे से डॉट डॉट दिखाई हुई है जो कि ऊपर आ रही है। तो ये प्रेशर बनेगा, जो वाटर वेपर है वो क्या करेगा, ऊपर प्रेशर डालेगा, एंड उसकी वजह से जो क्रस्ट है उसमें क्रैक्स आएंगे। तो यहाँ से जो मॉल्टन मटेरियल है, अब ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेल्ट होके ऊपर की तरफ जाएगी, एंड यहाँ पे अब बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा, एंड वो मैग्मा इकट्ठा होके क्या करेगा, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, ये पूरी क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे यहाँ से मैग्मा जो है जा रहा है। ये मैग्मा कैसे बन रहा है, जो ओशनिक क्रस्ट है जो सबडक्ट हो रही है वो मेल्ट हो रही है, एंड उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे ये मेल्ट मॉल्टन मटेरियल हिट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्रैक आएगा, धीरे धीरे करके जो क्रैक है उससे मैग्मा बाहर निकल जाएगा, एंड यहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा। तो दोनों तरफ आपको जो मार्जिन है उस पर देखने मिलेगा कि कॉन्टिनेंट्स
पे दोनों ही तरफ यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो रहा है। एंड यहाँ पे देखोगे अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं एंड ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो इसके पास आ रही है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का भी एक हिस्सा क्या होगा, वो उससे दूर जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो ऐसे चलेंगे, एक ऐसे ऐसे। एंड यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जो करंट है वो एक इस तरफ जा रहा है एंड एक इस तरफ। तो अगर आप इन दोनों करंट को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्री बनेगी वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों को, एक करंट जो है वो ओशनिक क्रस्ट के नीचे एंड एक यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट एंड यहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री बनेगी वो होगी कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्या होगा, जो करंट है वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो फीचर बनेगा, मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री होगी वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। एंड ये जो बीच में फीचर है ये क्या होगा, रिफ्ट जोन। तो इसमें क्या होगा, जिससे ये पूरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके नीचे जो करंट्स हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं जो कि इस प्लेट को बीच से ब्रेक कर देंगे एंड यहाँ जो प्लेट है ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। अब जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, मतलब बीच में क्रैक आ गया एंड अब जब प्लेट दूर जाएगी तो किस तरीके से यहाँ पे लैंडफॉर्म बनेगा, पहले तो जो लैंड है वो इस तरीके से कुछ उठेगी एंड धीरे धीरे करके इसमें रप्चर जो है वो आने लगेगा। पहले तो यहाँ मैग्मा की वजह से थोड़ा सा ये उठेगी, उसके बाद इस तरीके से रिफ्ट जो है बन जाएगा। तो ये जो फीचर बना रिलीफ फीचर, ये क्या है, रिफ्ट वैली। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट पे डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने मिलेगी, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वहां पे रिफ्ट वैली या रिफ्ट जोन जो है वो बनेगा। यहाँ पे एक और फीचर दिखाया हुआ है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट। तो जो प्लेट्स हैं वो तीन तरीके से मूव कर सकती हैं, एक होगा कन्वर्जेंट, दूसरा होगा डाइवर्जेंट एंड तीसरा होगा ट्रांसफॉर्म। मतलब तीन तरीके की बाउंड्री हैं जो बनेंगी। कन्वर्जेंट तो आपको पता है कि जैसे ये प्लेट हैं दो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, जो प्लेट है वो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो जा रही हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ना ही तो अपोजिट जाएंगी ना ही ये एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी। इनमें क्या होगा, जैसे ये प्लेट है एंड ये दूसरी प्लेट है, ये जो प्लेट है ये एक दूसरे के साइड में, मतलब एक दूसरे के साइड में ऊपर नीचे होंगी, मतलब दे विल मूव अलोंग देयर साइड्स। मतलब ना ही तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर भी नहीं जा रही, ना ही ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये भी नहीं हो रहा। बस ये साइड में, इनकी साइड जो है वो आगे पीछे हो रही है। तो ये वाली जो बाउंड्री होती है इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। यहाँ पे जो, मतलब जब प्लेट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, तो वहां पे इस तरीके से जो बाउंड्री है वो आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी देखने मिलेगी। अब इसमें जो फीचर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, शील्ड वॉल्केनो, हॉटस्पॉट, ये सारी चीजें जो हैं वो भी इसमें दिखाई हुई हैं, जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया है, जो है कि जो रिजेस हैं इसके पास वाला जो एरिया है वहां पे यंग रॉक्स हैं एंड दूर वाला जो इलाका है वहां पे जो ओशन फ्लोर पे रॉक्स हैं वो ओल्ड हैं, मतलब कि वो पुरानी है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले जब वॉल्केनिज्म शुरू नहीं हुआ होगा तो इस तरीके से ये ओशनिक क्रस्ट होगी। जब इसमें वॉल्केनिज्म शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ पे ये साइड में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें क्या होगा, जो वॉल्केनो होगा, वॉल्केनिज्म होगा, तो उसकी वजह से ये जो लावा है वो यहाँ पे इरप्ट होगा और फ्लोर पे जमा होता जाएगा। तो ये धरती के नीचे से लावा निकल रहा है एंड जब यहाँ पे ये ठंडा होगा तो जो रॉक बनेगी वो होगी इग्नियस रॉक। एंड इसकी एज जो है वो बाकी ऑलरेडी जो यहाँ पे ये रॉक्स थी उनके मुकाबले काफी कम होगी, क्योंकि ये अभी अभी रॉक्स बनी हैं, अभी अभी ये धरती से निकली हैं और क्या हुआ है, ठंडी हुई है। तो ये जो रॉक्स होंगी ये मतलब नई रॉक्स होंगी कंपेरेटिवली ये जो साइड में रॉक्स हैं। जो साइड की रॉक्स है ये क्या कर रही हैं, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही हैं, ये दूर जाती जा रही है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे ये जाती जा रही है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये क्रस्ट दूर जाएगी एक दूसरे से, जो ओशनिक क्रस्ट है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो
नई रॉक्स का बनने लगेगा। अब मान लो पहले जो है यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का लावा जो है था, अब उसके बाद नया लावा जो है वो लेट्स से ब्लू कलर वाला जो लावा है वो न्यू लावा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑरेंज कलर वाला लावा है वो भी अब पुरानी प्लेट के साथ जुड़ गया है, वो भी दूर जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअसली दूर जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो फ्लोर है वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे जो फ्लोर है, अब पहले जो लावा इरप्ट हुआ था वो इस तरीके से अब वो दूर जाने लगेगा, वो दूर जाएगा। पहले अगर मैं डॉटेड दिखाऊं तो पहले ये जो ऑरेंज कलर वाला है वो यहाँ पे था, बट क्योंकि ये क्रस्ट लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है तो जो पहले रॉक्स थी वो भी क्या हुई, वो भी दूर जा रही है। एंड नया लावा जो निकलेगा अब वो यहाँ पे जमा होता जाएगा, अब वो यहाँ पे जमा होगा। तो ब्लू वाला जो लावा है, ब्लू वाली जो रॉक्स बनेंगी, इनकी एज जो है वो कम होगी, ये यंग होंगी, एंड ऑरेंज वाले की जो है ये ओल्ड होंगी। अब धीरे धीरे करके और इसमें से जो लावा है वो निकलेगा, लेट से और निकल रहा है। तो अब क्या होगा, अब साइड से ये आगे जाती जा रही है रॉक्स, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आगे जाती जा रही है। तो अब कैसा दिखेगा, यहाँ पे जो फ्लोर है उसमें रॉक्स कैसे दिखेंगी, इस तरीके से। जो ऑरेंज वाली रॉक्स हैं वो सबसे पहले की थी तो वो दूर आ जाएंगी सबसे, उसके बाद ब्लू वाली रॉक्स यहाँ पे रहेंगी, एंड अब नई जो बनी वो रेड कलर की वो बीच में दिखेगी। और बीच में क्या है, बीच में ही रिजेस हैं, वॉल्केनिज्म यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे रिजेस हैं उनके पास में, सबसे पास में अगर हम देखेंगे तो अगर इसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे यंग रॉक्स दिखेंगी, एंड जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे तो पुरानी रॉक्स जो हैं वो दिखेंगे, मतलब उन रॉक्स की एज ज़्यादा होगी। रीज़न यही है कि ये जो रॉक है, तो मतलब जो प्लेट है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रही है। एंड इनकी कंपोजिशन भी सेम होगी, क्योंकि देखो जब ऑरेंज वाला लावा इरप्ट हुआ था, मतलब ऑरेंज कलर से जब जिस टाइम पीरियड पे ये रॉक्स निकली थी, बनी थी, तो इन ये एक साथ हुई थी, इनका कंपोजिशन सेम होगा। फिर जब ये ब्लू कलर वाली मैंने रॉक्स बनाई, जब ये बनेंगी तो ये एक साथ निकली हैं, एक टाइम पीरियड पे निकली हैं, तो ये दोनों तरफ जाके एक साथ इकट्ठी होंगी, मतलब ये दोनों तरफ रिजेस के जाके जमा हो जाएंगी। एंड ये सेम टाइम पीरियड पे, सेम कंपोजिशन पे, क्योंकि एक टाइम पे रॉक जो है वो बनी है। उसके बाद फिर रेड कलर का जो मैंने रॉक्स बनाई है, इनमें क्या होगा, ये भी क्योंकि एक टाइम पे लावा नीचे से बाहर आया है, सेम कंपोजिशन होगी, तो दोनों तरफ देखोगे तो इसकी कंपोजिशन सेम होगी। तो इसीलिए क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे जो रॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम एजेस की हैं। एंड मतलब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से इतने दूर जाएंगे, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो रॉक्स सेम तरीके की दिखेंगी, सेम एज होगी। एंड जैसे जैसे हम रिच से दूर जाएंगे तो रॉक्स जो है वो पुरानी रॉक्स दिखेंगी। तो आई होप कि अब आपको जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी।